आइए बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों की। ये दोनों देशों के बीच अगर आप रिश्ता देखें तो पिछले 2 सालों से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ब्रेक लग चुका था। जब पुलवामा का हादसा हुआ, उसके बाद जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया, तो बिल्कुल बर्फ की एक काफी मोटी परत दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसके ऊपर पड़ चुकी थी। लेकिन हाल में ऐसा लगा कि शायद वो बर्फ अब थोड़ा पिघलने लगी है। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से इंडियन एयर स्पेस को खोला गया था इमरान खान के स्पेशल एयरक्राफ्ट को लेकर। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कि इमरान खान को जल्दी ठीक होने के लिए विशेष भेजी हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कहा था कि जो पिछले कुछ महीनों में या सालों में हमने देखा है, तो वो जो सारी जो डिफरेंसेस हैं उनको हमें बेरी करना चाहिए और अब हमें रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। इन सारी बातों को कहा गया था। तो इससे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों देशों के बीच अब रिश्ते सुधर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता था कि जब कोई दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं हुई तो अचानक से ये बर्फ कैसे पिघलने लगी। अब आज ब्लूमबर्ग में एक छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चल रहा है कि इन दोनों देशों को करीब लाने में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले महीने जब भारत और पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने जब एक जॉइंट कमिटमेंट किया कि वो जो 2003 का सीज फायर है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, तो पूरे विश्व को एक आश्चर्य हुआ कि ये चीजें कैसे हो गई। और उसी समय उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यूएई के एक डिप्लोमेट भारत के दौरे पर आए थे एक दिन के लिए, और जो ऑफिशियल यूएई का एक रीड आउट है उसके मुताबिक, उसमें किसी ऑफिसर के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा गया है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएई के यानी कि अब्दुल्ला बिन जायद, उन्होंने एस जयशंकर से बातचीत की और उसमें रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज को टैकल करने की बात तो कही थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे जो एक्चुअल बातचीत थी वो वही थी कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरे। तो उसमें सीज फायर पहला स्टेप था। इसी रिपोर्ट में लिखा गया कि सीज फायर इज द बिगिनिंग ऑफ दैट फर्स्ट स्टेप। तो सीज फायर पहला था और उसके बाद ये कहा गया है कि जो अब आगे के जो स्टेप्स हैं उसमें पहले ये होगा कि जो दोनों देशों के जो हाई कमिश्नर्स हैं यानी कि ऑनवॉयज हैं उनको रीइंस्टेट किया जाएगा दिल्ली में और इस्लामाबाद में। उसके बाद व्यापार पर बातचीत होगी और उसके बाद जो कश्मीर का मुद्दा है उसको लेकर भी बातचीत होगी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें यूएई का तो बहुत एक बड़ा हाथ है ही, साथ में आपको याद होगा कि जो अमेरिका के अभी नए चुने हुए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी कहा था कि जो अफगानिस्तान में जो पीस टॉक्स हैं उसको और वाइड किया जाए, यानी कि उसका जो दायरा है वो ज़्यादा बड़ा किया जाए। तो अगर अफगानिस्तान में हम शांति वार्ता की हम बात करते हैं तो वो बिना पाकिस्तान और भारत के संभव नहीं है। तो एक तरफ जो बाइडेन ने ये बात कही थी और उसके बाद यूएई की एक बड़ी भूमिका इसमें नजर आ रही है और उसका कुछ कारण है कि यूएई का अगर आप देखें तो यूएई के लिए भारत और पाकिस्तान उतने ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे एक ऐतिहासिक लिंक जुड़ा हुआ है, उससे एक अगर आपको बताएं तो व्यापार का लिंक जुड़ा हुआ है। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो वो पूरे साउथ एशिया के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन साथ में यूएई के लिए भी एक बड़ा कदम होगा। और इस समय यूएई जो अगर एशियन पीस टॉक्स की अगर हम बात करें तो वो एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो जरूर सुधर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि हो सकता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया है और इस बातचीत के जो विटनेसेस थे उन्होंने भी अपने नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी जो इमीडिएट स्टेप होगा सीज फायर के उल्लंघन की बात ना हो, तो उसको लेकर तो अनाउंसमेंट हो ही चुका है। लेकिन अब अगला स्टेप ये हो सकता है कि किस तरीके से दोनों देशों के जो ऑनवॉयज हैं न्यू दिल्ली में और इस्लामाबाद में उनको रीइंस्टेट किया जाए और फिर पंजाब के बॉर्डर से होता हुआ जो व्यापार होता है पाकिस्तान और भारत के बीच में उसकी बहाली की जाए। लेकिन सबकी आंखें गड़ी हुई हैं कि कश्मीर के मुद्दे को ये दोनों देश कैसे उठाएंगे, क्या उसको लेकर समन्वय बन पाएगा। क्योंकि जहां तक व्यापार की बात है, कोरोना की महामारी के बाद जिस तरीके की भुखमरी और जिस तरीके की जीडीपी में गिरावट सब देशों में आई है, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार को बहाल करने की पहल दोनों देश करेंगे। और किसी न किसी तरीके से हमने देखा था किस तरीके से भारत ने अभी करोड़ों वैक्सीन पाकिस्तान को भेजी
भेजी थी। हालांकि वो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट के मुताबिक था, लेकिन उस भारत की मदद से पाकिस्तान को इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो कश्मीर को लेकर ही है कि कश्मीर को लेकर, क्योंकि वो एक तरीके से बोन ऑफ कंटेंशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसको लेकर क्या दोनों देशों के बीच कोई एक कंसेंसस बन पाता है या नहीं बन पाता, और अगर बनता है तो वो किस तरीके का कंसेंसस होगा, ये थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है। लेकिन फिलहाल जो दोनों देशों के बीच जो संबंध पर जो बर्फ पड़ी थी वो थोड़ा सा पिघलनी शुरू हुई है। आज 22 मार्च है, और अगर आपको याद हो कि 2020 में 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और कहा था कि लोग अपने छत से और बालकनी से ताली बजाएं, थाली बजाएं, उस तरीके की बातें कही गई थी और कहा गया था कि कोरोना को हटाया जाए। तो तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो क्या चीजें बदली हैं। इन्फेक्शन जो ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ हफ्तों पहले बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन एक बार फिर से अब धीरे धीरे करके फिर से बढ़ रहा है। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में करीब 47,000 नए इन्फेक्शंस के मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 213 मौतें हुई हैं, और 12 दिन का ये स्ट्रेट अगर आप कहें तो सबसे ज्यादा एक उछाल देखी गई है इन्फेक्शंस में, जो कि ऑलमोस्ट 47,000 केसेस टच कर रहा है। तो ये जो शार्पेस्ट सर्ज देखी गई है, इसके अब क्या कारण है, लेकिन इस कारण को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने घुलना मिलना शुरू कर दिया है, मॉल्स जाना शुरू कर दिया है, जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाती है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो वो राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए भारी भीड़ वहां पर लोगों की इकट्ठे हो रही है, लेकिन वहां पर कोरोना का संक्रमण बिल्कुल ऐसा लगता है कि नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो वाकई में एक चिंता का विषय जरूर है। हम ये सोचकर खुश नहीं हो सकते कि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, लेकिन वैक्सीन लगने के बावजूद अगर फिर से कोरोना के जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन में ये कमी जरूर नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि वायरस का कोई कैलेंडर नहीं होता है, वायरस ये देखकर नहीं आता कि इस समय उछाल होना चाहिए केसेस में या नहीं उछाल होना चाहिए, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मास्क के डिसिप्लिन की है कि क्या हम मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, क्या हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या हम सोशल गैदरिंग्स में बिल्कुल बेहिचक जा रहे हैं जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। अब देख लीजिए तमाम आपके सामने केसेस हैं, चुनाव के राज्य आप देख लीजिए, रैलीज में कोई कमी नहीं है। हरिद्वार में कुंभ को लेकर आप देख लीजिए किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर रोज 20 से 25 केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बहुत चरमराई हुई है और लॉकडाउन का जो ऑप्शन है वो सरकार सोच नहीं पा रही है। हालांकि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गए हैं, नाइट कर्फ्यूज की बात की गई है, नागपुर में तो लॉकडाउन लगा ही दिया गया, और उसके बाद तमिलनाडु में स्कूल्स बंद हो गए हैं, उसी तरह से राजस्थान में केसेस सामने आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार फिर से लॉकडाउन ला सकती है या नहीं ला सकती। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि अगर कोरोना के संक्रमण को कम करना है तो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।